नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारे पास कक्षा 9वीं के लिए एक आंकलन परीक्षा है, मूल्यांकन परीक्षा पत्र है और इसको हम हल करने वाले हैं। यहाँ पर कुल हमारे 20 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें 2 हमारे अपठित गद्यांश हैं और कुछ प्रश्न हमारे 2 बैलों की कथा पाठ से संबंधित हैं। बीच बीच में आपको व्याकरण से संबंधित भी कुछ प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसा कि हर परीक्षा से पहले आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इस परीक्षण से संबंधित निर्देश हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुल हमारे 20 प्रश्न हैं और समय अवधि है हमारे लिए 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का ये हमारा प्रश्न पत्र है जिसको हमें हल करना है। यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के प्रश्न दिए गए हैं। कुछ हमारे बहुवैकल्पिक हैं और यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है कि किस तरीके से आपको उनको हल करना था। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपको दिया जाएगा, उसके 4 विकल्प होंगे। मल्टीपल चॉइस आप कह सकते हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न आप कह सकते हैं। और यहाँ पर जो सही विकल्प होगा उसको आपको गोला करना है इस तरीके से। तो ये कुछ प्रश्न हमारे बहुवैकल्पिक मिलने वाले हैं और कुछ प्रश्न हमारे यहाँ पर लिखित तौर पर उत्तर देने के लिए दिए गए हैं, यानी कि आपके पास एक प्रश्न होगा और प्रश्न पत्र में ही आपको कुछ स्थान दिया जाएगा, कुछ पंक्तियाँ वहाँ पर उत्तर के रूप में आपको लिखनी है। आइए हल करते हैं इसको। इसमें कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें और प्रश्न संख्या 1 से 5 के उत्तर दें। यानी कि एक अपठित गद्यांश हमारे पास दिया गया है और यहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं और ये हमारे बहुवैकल्पिक है। तो 4 विकल्प हमारे पास दिए गए हैं और चारों में से सबसे सही विकल्प का हमें चुनाव करना है, उसके आगे हमें गोला लगाना है। आइए सबसे पहले अपने इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। अपठित गद्यांश को हल करने के लिए सबसे पहले उसमें जो दिया गया है उसको समझने की आवश्यकता होती है। अगर गद्यांश को हम बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं और साथ में प्रश्नों को भी अच्छे से हम देख लेते हैं तो इनको हल करना आसान हो जाता है। या तो हम गद्यांश को पहले पढ़ सकते हैं या फिर हम सबसे पहले इसमें पूछे गए प्रश्नों को भी जल्दी से देख सकते हैं, ताकि जब हम गद्यांश को पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में प्रश्नों के उत्तर के बारे में भी सोचना जारी रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। गद्यांश में वर्णित आदर्श विद्यार्थी के गुण की पहचान करें। तो जब हम गद्यांश को पढ़ेंगे तो आदर्श विद्यार्थी के गुणों के बारे में दिमाग में रखेंगे। गद्यांश में वृक्ष किसे कहा गया है इसके बारे में हम देखेंगे। संसार को सौरभ देने का तात्पर्य क्या है, तो जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, तो गद्यांश के आधार पर यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो कौन सी बात सही है उसके बारे में हम देखेंगे। और विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी मानने का कारण क्या है गद्यांश के अनुसार। तो पहले हम कभी कभी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, तो जब हम गद्यांश को पढ़ते हैं तो हमारे लिए आसानी रहती है, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं वो हमारे दिमाग में रहते हैं। आइए अब इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। प्रश्नों को पढ़ने के बाद और यहाँ पर पहली पंक्ति से ही हमें अंदाजा लग गया है कि जो हमारा अपठित गद्यांश दिया गया है ये विद्यार्थी जीवन से संबंधित है। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति यानी कि बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि विद्यार्थी जीवन हमारे मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी के समान होता है। जितना विकास हमारा विद्यार्थी जीवन में होता है उतना आगे के जीवन में नहीं हो पाता। हमारा दिमाग, हमारा शरीर सबसे ज़्यादा कार्य विद्यार्थी जीवन में ही करता है। विद्यार्थी काल के दौरान बालक में जो संस्कार समाविष्ट होते हैं, जो संस्कार होते हैं वो विद्यार्थी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं और जीवन भर उन संस्कारों का जो विद्यार्थी जीवन में हम प्राप्त करते हैं वो हमेशा उसका जो प्रभाव होता है हमारे आगामी जीवन पर रहता है, उसको हम मिटा नहीं सकते। अमिट यानी कि जो मिट नहीं सकते। परिणाम स्वरूप इस काल को आधारशिला कहा गया है। तो ये हमारा आधारशिला है, आधार के समान है। यदि ये नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। तो जैसे किसी भी भवन को खड़ा करने के लिए उसकी नींव बहुत महत्वपूर्ण होती है, नींव जितनी मजबूत होती है उतना ही ऊंचा महल हम उसके ऊपर बना सकते हैं। वैसे ही विद्यार्थी जीवन में जितने अच्छे संस्कार होते हैं, जितनी अच्छी हमारी नींव होती है, उतना ही अच्छा हमारा आगे का जीवन बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य सुंदर बनता है। कष्ट सहन कर लेना यानी कि अनुशासन का पालन करना, नियम का पालन करना। यदि बालक मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे ज्ञान प्राप्त होता है, उसका मानसिक विकास होता है। और विद्यार्थी जीवन ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मानसिक विकास के लिए सबसे उत्तम समय होता है। जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सिंचन और खाद मिलती है वह पुष्पित और पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। तो यहाँ एक वृक्ष के उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि जो वृक्ष होता है उसको प्रारंभ से यानी कि शुरू से ही अगर सुंदर सिंचन यानी कि सिंचाई मिल जाती है, पानी मिल जाता है और खाद मिल जाता है तो वह बड़े होने पर पुष्पित होता है, पल्लवित होता है और संसार को सौरभ यानी खुशबू देता है, यानी कि संसार के लिए बहुत अच्छा साबित होता है, उपयोगी साबित होता है।
ठीक वैसा ही विद्यार्थी जीवन के साथ भी होता है। विद्यार्थी यहाँ पर वृक्ष के समान है, तो यहाँ पर विद्यार्थी की तुलना किसके समान की गई है? वृक्ष के समान। विद्यार्थी जीवन में उसका जो बचपन होता है, विद्यार्थी जीवन होता है, अगर उसमें वो थोड़े कष्ट सहन कर लेता है, थोड़ा सा अनुशासन में रहता है, मन लगाकर अध्ययन करता है, ज्ञान प्राप्ति में समय व्यतीत करता है, तो बड़े होने पर वो संसार के लिए उपयोगी होता है और साथ में संसार को बेहतर बना सकता है। इसी प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम यानी मेहनत, अनुशासन, समय एवं नियमन के सांचे में ढल जाते हैं, वे आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बनते हैं। तो आदर्श विद्यार्थी के गुण यहाँ पर बताए गए हैं कि वो मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, अनुशासन में रहता है, समय एवं नियमन के सांचे में ढल जाता है। नियमन यानी कि नियमों का पालन करना, अनुशासन में रहना। इसलिए हम कह सकते हैं नियमन के सांचे में ढलना यानी कि नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करना, अनुशासन में रहना विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा गुण होता है। और विद्यार्थी जीवन अगर नियमन के सांचे में ढल जाता है तो एक सभ्य नागरिक बनकर सामने आता है। सभ्य नागरिक के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता है, उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल एक सुंदर पाठशाला है। मानव जीवन में विद्यार्थी काल सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, एक सुंदर पाठशाला के समान है। विद्यार्थी काल में जो व्यक्ति जो बातें सीखता है, जो संस्कार ग्रहण करता है, जिस अनुशासन में और नियम के सांचे में ढलता है, वो आजीवन काम आता है। पाठशाला में अपने साथियों के समक्ष रहकर वे सभी गुण आ जाने आवश्यक है जिनकी एक विद्यार्थी को अपने जीवन में आवश्यकता होती है। तो पूरे के पूरे गद्यांश में विद्यार्थी जीवन के महत्व के बारे में बताया गया है। आइए अब जो प्रश्न हमसे पूछे गए हैं उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और एक ही विकल्प सबसे सही है। गद्यांश में वर्णित आदर्श विद्यार्थी के गुण की पहचान करें। तो आदर्श विद्यार्थी के जो गुण हैं उनमें से यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से एक ही सही विकल्प है। ज्ञान प्राप्ति हेतु ध्यान करना, ये बात भी ठीक है। नियमावली का पालन करना, ये बात भी ठीक है। व्यायाम करना, ये बात भी ठीक है। नियमन के सांचे में ढलना। तो वैसे तो सारी बातें सही लग रही हैं, लेकिन अब हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि गद्यांश के आधार पर हमें उत्तर देना है और सबसे सही उत्तर देना है। अगर हम चौथे विकल्प को यहाँ पर चुन लेते हैं तो ये सबसे सही विकल्प माना जाएगा, क्योंकि नियमन के सांचे में ढलने के लिए नियमावली का पालन करना पड़ता है, व्यायाम भी करना पड़ता है, ज्ञान प्राप्ति हेतु ध्यान भी करना पड़ता है। तो तीनों जो बातें यहाँ पर विकल्प में दी गई है वो तीनों बातें इस विकल्प में आ जाती हैं, यानी कि सबसे सही विकल्प क्या है? नियमन के सांचे में ढलना। तो यहाँ पर द विकल्प सबसे सही है। आगे पूछा गया है गद्यांश में वृक्ष कहा गया है, तो यहाँ पर विद्यार्थी की तुलना किसके समान की गई है? वृक्ष के समान की गई है। तो यहाँ पर विद्यार्थी को कहा गया है, ब विकल्प सबसे सही है। आगे बढ़ जाते हैं। संसार को सौरभ देने का तात्पर्य है, तो यहाँ पर इसका आशय पूछा गया है। संसार को सौरभ देना, सौरभ का अर्थ होता है खुशबू देना। तो जैसे पेड़ बड़ा होने के बाद पुष्पित होता है, उसके ऊपर पुष्प आते हैं और वो पूरे संसार में अपनी खुशबू को फैलाते हैं। तो यहाँ पर इसका छिपा हुआ अर्थ आपको बताना है, तात्पर्य का अर्थ है, आपको उसका आशय बताना है। तो यहाँ पर संसार को सौरभ देने की बात कही गई है, इसका मतलब क्या है? संसार में सुगंध फैलाना नहीं, ये तो सिर्फ शाब्दिक अर्थ है, ये बिल्कुल सही नहीं कह सकते। संसार को बेहतर बनाना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि संसार को बेहतर बनाने के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। संसार में पेड़ लगाना नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। संसार को सुगंधित द्रव्य देना, ये बात भी सही नहीं है। तो जब भी तात्पर्य या आशय पूछा जाता है तो हमें उसका छुपा हुआ अर्थ, लाक्षणिक अर्थ बताना होता है। तो संसार को सौरभ देना, संसार को खुशबू देना, यानी कि संसार को बेहतर बनाना। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, तो यहाँ पर 4 बातें दी गई हैं। गद्यांश को हम पढ़ चुके हैं, देखते हैं सबसे सही क्या है। कष्ट सहन करने से सेहत बनती है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वृक्षों को सींचना पर्यावरण के लिए आवश्यक है, लेकिन गद्यांश के अनुसार ये बात सही नहीं है। विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति अनेक गुणों को धारण करता है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन के महत्व पर बात की गई है गद्यांश में, और अनेक गुणों को वो धारण करता है जो आजीवन उसके काम आते हैं। विद्यार्थी जीवन के लिए सुंदर पाठशाला की आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे सही विकल्प की बात करें तो स विकल्प सबसे सही है। तो यहाँ पर स हमारा उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी मानने का कारण चुनें। तो हमारा जो गद्यांश है उसमें अनेक कारण दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर हमें सबसे सही का चुनाव करना है। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी मानने का कारण है, विद्यार्थी जीवन के संस्कार मानव जीवन की नींव होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में जो संस्कार मिलते हैं वो मानव जीवन की नींव के समान होते हैं, आजीवन काम आते हैं। पूरा मानव जीवन विद्यार्थी जीवन पर ही आधारित है।
ये बात भी हम कह सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में कष्ट सहने से सेहत अच्छी होती है। कष्ट सहने से सेहत अच्छी होती है यानी कि व्यायाम में हमें नियम का पालन करना पड़ता है। तो कह सकते हैं कुछ हद तक विद्यार्थी जीवन में मन लगाकर अध्ययन करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आपने देखा ये तीनों बातें भी गद्यांश में आई है, लेकिन हमें सबसे सही विकल्प का चुनाव करना है। तो विद्यार्थी जीवन के जो संस्कार होते हैं वो मानव जीवन की नींव होते हैं। ये सबसे सही विकल्प है और इसीलिए हम कहते हैं कि विद्यार्थी जीवन मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी के समान है। तो यहाँ पर हमें सारे के सारे जो विकल्प हैं वो सही लगते हैं। अब हमें अच्छे से सोचना है, समझना है और सबसे सही विकल्प के साथ जाना है। इसी प्रकार से अगला जो हमारा अपठित गद्यांश है उसमें सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, समझेंगे और यहाँ पर भी 5 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और यहाँ पर भी इसी प्रकार से विकल्प दिए गए हैं। आइए यहाँ पर भी गद्यांश को पढ़ने से पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। गद्यांश के अनुसार मनुष्य की सबसे अनमोल वस्तु को पहचाने, निम्न में से पहचाने की हंसी क्या नहीं करती है। तो हम देखेंगे गद्यांश में हंसी के बारे में बात की गई होगी, क्योंकि हम समझ ही गए हैं प्रश्नों के हिसाब से। हंसी शब्द का विशेषण बताइए, तो ये तो हम वैसे भी बता सकते हैं। प्रसन्न और उदास विशेषण शब्द हैं, इनकी भाववाचक संज्ञा पहचाने, तो ये व्याकरण से संबंधित है। उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, इस वाक्य में रेखांकित पद का कारक चुने, तो ये व्याकरण से संबंधित है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न हमारे व्याकरण से संबंधित है, तो इनको हम बिना पढ़े भी हल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने गद्यांश को पढ़ लेते हैं, क्या इसमें कहा गया है, आइए देख लेते हैं। हंसी शरीर के स्वास्थ्य का संदेश देने वाली है। तो हंसी के बारे में बात की गई है और हमारे जो प्रश्न थे उनसे भी हमें अंदाजा लग गया है। हंसी शरीर के स्वास्थ्य का संदेश देने वाली है। हंसी शरीर और मन दोनों को एक साथ प्रसन्न करती है। हंसने से पाचन शक्ति बढ़ती है, शरीर में रक्तचाप बढ़ता है। ब्लड प्रेशर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। और शरीर से अधिक पसीना बहता है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। तो आप सभी जानते हैं जब हम खुश रहते हैं तो आदि बीमारियां वैसे ही दूर हो जाती हैं। तो हंसने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इन्हीं के बारे में यहाँ पर बात की गई है। एक डॉक्टर के अनुसार हंसी जीवन की मीठी दवा है। हंसी से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और कोई नहीं है। तो हंसी को सबसे अधिक बहुमूल्य बताया गया है। मानव जीवन अगर हंसते हंसते बिताता है अपने जीवन को, तो बड़ी आसानी से वो स्वस्थ रह सकता है और खुश रह सकता है। और हम सभी ने देखा है अगर हम हंसते हुए किसी से बात करते हैं तो आगे वाला व्यक्ति भी हमसे अच्छे से बात करता है। और अगर आगे वाला व्यक्ति हंसी के साथ, खुशी के साथ हमसे बात करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। कार्लाइल नामक एक राजकुमार ने कहा है कि जो दिल से हंसता है, तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। कार्लाइल नामक एक राजकुमार की बात की गई है। जो दिल से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता। दिल से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अपने मित्र को हंसाओ, वह अधिक प्रसन्न होगा। तो दूसरों को हंसाना सबसे अच्छा काम होता है। अपने शत्रु को हंसाओ, वह तुमसे कम घृणा करेगा। तो ये तो बहुत ही कमाल की बात यहाँ पर कह दी है कार्लाइल जी ने। अपने शत्रु को हंसाओ, कि जिनसे हम शत्रुता रखते हैं, जो हमारे दुश्मन होते हैं, उनको भी हमें हंसाना चाहिए, क्योंकि वो हमसे कम घृणा करेगा, कम नफरत करेगा। तो हंसने के फायदे यहाँ पर बताए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा यहाँ पर हम परीक्षा में प्रश्न पत्र को तो हल करते हैं, लेकिन अपठित गद्यांश के माध्यम से जीवन के बारे में भी महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं। तो हंसी से संबंधित इतनी अच्छी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। इससे पहले वाला जो हमारा अपठित गद्यांश था वहाँ पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी। यहाँ पर परीक्षा में प्रश्न पत्र को तो हम हल कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में अच्छी अच्छी बातें भी सीख रहे हैं। अपने शत्रु को हंसाओ, वह तुमसे कम घृणा करेगा। एक अनजान को हंसाओ, वह तुम पर भरोसा करेगा। कितनी अच्छी बात है। कोई अजनबी है हमारे लिए, अगर उससे भी हम हंस के बात करते हैं, हंसाते हैं, तो वो हम पर भरोसा करने लग जाता है। उदास को हंसाओ, उसका दुख कम हो जाएगा। एक बालक को हंसाओ, उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और वह प्रसन्न एवं प्यारा बालक बनेगा। जीवन के उतार चढ़ाव में तथा कष्टों में और चिंताओं में एक प्यारी हंसी ईश्वर द्वारा दी हुई एक अनमोल वस्तु है। तो हम कह सकते हैं हमारे जितने भी भाव हैं उनमें हंसी सबसे अच्छी और अनमोल वस्तु है, जो ईश्वर ने हमें उपहार के रूप में दी है। और ये इतनी सारी बीमारियों का इलाज कर देती है और साथ में हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है, समाज में एक अच्छा माहौल बनाती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछ लिए गए हैं हंसी से संबंधित। गद्यांश के अनुसार मनुष्य की सबसे अनमोल वस्तु को पहचानें। तो ये तो बहुत ही आसान है, आप बिना पढ़े भी विकल्प के इसका उत्तर दे सकते हैं। किसकी बात की गई है? हंसी की बात की गई है और इसको अनमोल वस्तु कहा गया है।
निम्न में से पहचाने कि हंसी क्या नहीं करती है। तो गद्यांश में अभी अभी हमने पढ़ा कि हंसी बहुत सारे काम करती है। शत्रुता को कम करती है, बिल्कुल सही है। दुख को कम करती है, बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य में वृद्धि करती है, बिल्कुल सही है। और ये तीनों के तीनों विकल्प हमारे क्या हैं? सकारात्मक। और हंसी भी कैसा भाव है? सकारात्मक है। बीमारी में वृद्धि करना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बीमारी में कमी करती है, वृद्धि तो बिल्कुल नहीं करती। तो यही पूछा गया है कि क्या नहीं करती है। तो क्या नहीं करती है यानी कि द विकल्प सही है। बीमारी में वृद्धि तो बिल्कुल भी नहीं करती है। आगे बढ़ जाते हैं। हंसी शब्द का विशेषण बताइए। तो विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हैं। तो हंसी से क्या बन जाता है? हंसमुख। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हंसता है तो वो क्या कहलाता है? हंसमुख कहलाता है। और वो हंसमुख कहलाता है तो ये हंसमुख जो शब्द है वो उसका विशेषण का काम करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं हंसी जो है वो एक भाव है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जो हंसमुख है वो क्या है? विशेषण बन जाता है और किसी व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हंसी से विशेषण क्या बन जाएगा? हंसमुख। हंसना ये तो क्रिया है, हंसता ये भी क्रिया है, और हंसी ये तो भाव है। तो यहाँ पर विशेषण शब्द कौन सा है? हंसमुख। अगर हम इसको नहीं भी पढ़ते गद्यांश को तो ये व्याकरण से संबंधित है, वैसे भी हम इसको हल कर सकते थे। आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर भी व्याकरण से संबंधित हमारा प्रश्न पूछ लिया गया है। प्रसन्न और उदास विशेषण शब्द है, इनकी भाववाचक संज्ञा पहचाने। तो ये विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए विशेषण है। जैसे कोई व्यक्ति प्रसन्न है, कोई व्यक्ति उदास है, तो ये उसकी विशेषता है। लेकिन भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगा? इसका भाव। तो प्रसन्न से क्या बन जाएगा? प्रसन्नता का भाव बन जाएगा। और उदास से उदासी का भाव बन जाएगा। तो यहाँ पर अविकल्प क्या है? सही है। तो हमें सभी विकल्पों को पढ़ना है और सबसे सही विकल्प का चुनाव करना है, जो कि अविकल्प में दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं और ये भी व्याकरण से संबंधित है। उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। इस वाक्य में रेखांकित पद का कारक चुने। तो कारक से संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया गया है। तो में आप अच्छे से जानते हैं कारक की विभक्ति चिन्ह भी होते हैं, और इसको हम पहचानने की कोशिश करें तो स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। तो ये क्या है? अधिकरण कारक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प सही है? द विकल्प सही है। ये कुल हमारे 5 प्रश्न दिए गए थे और 2 हमारे अपठित गद्यांश हैं, यानी कि 10 प्रश्न यहाँ तक हम हल कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में 2 बैलों की कथा के आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आगे आप देख सकते हैं 2 बैलों की कथा पाठ से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 11 से 20 के उत्तर हमें इसी के आधार पर देने हैं। 2 बैलों की कथा के अनुसार बताएं कि झुरी का साला, क्या नाम था झुरी के साले का? गया, दूसरी बार हीरा और मोती को कैसे लेकर गया? क्योंकि पहली बार जब गया हीरा और मोती को लेकर जाता है तो हीरा और मोती उसको बहुत परेशान करते हैं, और साथ में उसके घर जाने के बाद वो वहाँ से भागकर वापस झुरी के पास आ जाते हैं। लेकिन दूसरी बार जब गया उनको लेकर जाता है तो और समझदारी से काम लेता है, और क्या करता है? हाँक कर नहीं, गाड़ी में जोत कर। तो कहानी हमने पढ़ी है, गाड़ी में जोत कर ले जाता है, वह विकल्प सही है। गाड़ी में पीछे बांधकर बिल्कुल नहीं, साथियों की सहायता से बिल्कुल नहीं। आगे है सहिष्णु शब्द का अर्थ पहचाने। तो सहिष्णु का अर्थ आपको पहचानना है। पाठ हमने पढ़ा है, पाठ में इसका प्रयोग भी किया गया है, और वैसे भी इस शब्द का अर्थ हम वैसे भी बता सकते हैं। तो सहिष्णु क्या होता है? जो सहन करने वाला होता है। तो सहनशील को हम क्या कहते हैं? सहिष्णु भी कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? स विकल्प सही है। झुरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। तो गोई जो शब्द है वो हमारे पाठ में भी था, और पाठ में शब्दार्थ आपने जरूर पढ़े होंगे। तो गोई शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो जोड़ी के लिए प्रयोग किया गया है। बैलों की जोड़ी झुरी के पास थी, और जोड़ी कोई स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गोई कहते हैं। तो यहाँ पर अविकल्प सही है। नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। तो ये हमारे पाठ से ही पंक्ति ली गई है। इस वाक्य में प्रयुक्त नया, नए शब्द में व्याकरणिक पद को पहचाने। तो व्याकरण के हिसाब से नया घर, तो घर कैसा है? नया है। तो घर की विशेषता बताई गई है कि वो नया है। नया गांव, तो गांव कैसा है? नया है। नया शब्द इसका क्या है? विशेषण है। नए आदमी, आदमी कैसे हैं? नए हैं। तो नया और नए ये जो शब्द हैं विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि व्याकरणिक पद को पहचाने। व्याकरण के हिसाब से ये कौन से पद हैं, ये शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये हमारे विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? स विकल्प सही है। आगे बढ़ जाते हैं और आगे आप देख सकते हैं ये भी हमारा 2 बैलों की कथा से संबंधित है। नीलाम होने के बाद दड़ियल के साथ, दड़ियल कौन था? एक दाढ़ी वाला व्यक्ति था जो कि हीरा और मोती को क्या कर लेता है? खरीद लेता है।
नीलाम होने के बाद दड़ियल के साथ चलते हुए दोनों बैलों की बोटी बोटी कांपने का कारण बताइए। तो उनका शरीर कांपने लगता है, क्यों? क्योंकि हीरा और मोती कहीं ना कहीं समझ गए थे कि उनके साथ अब अच्छा नहीं होने वाला है, बल्कि उनको कसाई घर में पहुंचा दिया जाएगा और उनको मार दिया जाएगा। इसीलिए वो डर के मारे कांप रहे थे और उनकी उम्मीद की किरणें धीरे धीरे खत्म हो रही थी कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है। दोनों कमजोर हो गए थे, ऐसा नहीं है। उन्हें लगा कि वह मार दिए जाएंगे, तो ब विकल्प क्या है सबसे सही। दोनों अज्ञात जगह ले जाए जा रहे थे। रुकने पर उन्हें जोर से डंडा पड़ता था, ये बात भी सही है, लेकिन वो कांप किस लिए रहे थे? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मन में ये विश्वास हो गया था कि उन्हें मार दिया जाएगा, और इसी कारण से ब विकल्प यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं और आगे आप देख सकते हैं 2 से 3 पंक्तियों में इनके उत्तर हमें देने हैं। आगे हमारे पास 15 से 20 के बीच में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर हमें यहाँ पर दिए गए स्थान पर लिखना है और 2 से 3 पंक्तियों में हमें उत्तर लिखना है, और साथ में ये भी एक एक अंक के लिए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 आप देख सकते हैं, 2 बैलों की कथा में लेखक द्वारा दिए गए संदेश का संक्षिप्त रूप से वर्णन करें। तो पूरी कथा पढ़ने के बाद, कहानी पढ़ने के बाद क्या संदेश आपको मिलता है? तो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें निकल कर सामने आती हैं। एक तो आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जो कि पूरे पाठ में, पूरी कहानी में हीरा और मोती करते हैं, और दूसरा मानवीय रिश्तों के बारे में और साथ में पशुओं के साथ उनके व्यवहार के बारे में यहाँ पर बातें की गई हैं। तो पशुओं के साथ हमें अत्याचार नहीं करना चाहिए। हीरा और मोती के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, हीरा और मोती के साथ कौन कौन अत्याचार करता है, और झुरी उससे कितने प्यार से बात करता है। तो जो हमारे पशु होते हैं वो भी प्रेम की भाषा को समझते हैं, वो झुरी के पास वापिस आ जाते हैं और गया से और बाकी व्यक्तियों से किस तरह का व्यवहार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं 2 बैलों की कथा से हमें पशुओं के ऊपर अत्याचार ना करने का संदेश मिलता है, और साथ में आज़ादी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। इसी से संबंधित आपका उत्तर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आगे पूछा गया है कांजी होश से आप क्या समझते हैं? तो कांजी होश एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर लावारिस पशुओं को पकड़ कर रखा जाता है और बाद में उनको नीलाम कर दिया जाता है, और ये अवैध रूप से रखा जाता है। इसका अपने शब्दों में वर्णन करें। तो ये भी 1 नंबर के लिए है। तो आपको 2 से 3 पंक्तियों में कांजी होश के बारे में बताना है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर लावारिस पशुओं को रखा जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको भूखा रखा जाता है और बाद में उनको नीलाम कर दिया जाता है। ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं? कांजी होश कहते हैं, जो कि कहानी में बताया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। 2 बैलों की कथा में प्रयुक्त शब्द मल्ल युद्ध का अर्थ लिखें। तो मल्ल युद्ध जो होता है आप वैसे भी समझते हैं, मल्ल युद्ध क्या होता है? कुश्ती को कहते हैं। 2 लोगों के बीच में होने वाले द्वंद्व को हम क्या कहते हैं? मल्ल युद्ध कहते हैं। और कहानी में इस शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? याद कीजिए, जब एक सांड डोकता हुआ हीरा और मोती की तरफ आता है तो हीरा और मोती मिलकर मल्ल युद्ध करते हैं, कुश्ती करते हैं। किसके साथ? सांड के साथ। तो एक पक्ष में कौन होता है? सांड होता है, और दूसरी तरफ कौन होते हैं? हीरा और मोती। इसलिए हम कह सकते हैं मल्ल युद्ध का अर्थ होता है कुश्ती, और कुश्ती 2 व्यक्तियों के बीच में होती है, 2 लोगों के बीच में होती है, और यहाँ पर सांड और हीरा और मोती के बीच में ये कुश्ती होती है, ये द्वंद्व होता है। तो इस तरीके से 2-3 पंक्तियों में अपने उत्तर को आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे पूछा गया है छोटी बच्ची का हृदय हीरा मोती को बंधा हुआ देखकर द्रवित हो उठा। द्रवित होना यानी कि दुखी होना। इसका कारण लिखें। आपने देखा होगा गया के घर में एक छोटी बच्ची है, और छोटी बच्ची के साथ उसकी सौतेली माँ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, उसके साथ बुरा व्यवहार करती है, और ठीक वैसा ही व्यवहार गया हीरा और मोती के साथ करता है। तो छोटी बच्ची को लगता है कि जैसी मेरी स्थिति घर में है वैसी ही स्थिति हीरा और मोती की है। इसी कारण से हीरा और मोती को बंधा हुआ देखकर छोटी बच्ची द्रवित हो जाती है, उनके दुख को महसूस करने लगती है, और इसीलिए 2 रोटियां उनको खिलाती है और साथ में उनको भगाने में भी मदद करती है। इसी से संबंधित उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर अंतिम प्रश्न दिया गया है, विशेषण की परिभाषा बताइए और इनके भेदों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर विशेषण की परिभाषा आप अच्छे से जानते हैं, व्याकरण से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आपने इनके सिर्फ नाम लिखने हैं, इनकी परिभाषाएं आपसे यहाँ पर नहीं पूछी गई हैं। तो सिर्फ आपको विशेषण की परिभाषा बतानी है और इनके भेदों के आपको नाम लिखने हैं। तो ये भी 1 अंक के लिए आपका प्रश्न था। यहाँ पर कुल हमारे 20 प्रश्न दिए गए थे, जो कि एक आंकलन पत्र के रूप में हमने इसका अभ्यास किया है। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो अपठित गद्यांश को कैसे हल करते हैं, ध्यान से अगर हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 2 हमारे अपठित गद्यांश दिए गए थे, जिनसे बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे गए थे, और 2 बैलों की कथा से संबंधित कुछ प्रश्नों को हमने हल किया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।